हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर क्लास 9 से है, जो कि वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्श्यामा बाय हर्ष मंडेल। तो गाइज इस चैप्टर में एक प्रशांत नाम के कैरेक्टर के बारे में बात की गई है और प्रशांत ने ही इस चैप्टर को नरेट किया है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक उड़ीसा में तूफान आता है, ठीक है, साइक्लोन आता है 27 अक्टूबर 1999 को। उस साइक्लोन से कैसे प्रशांत लड़ते हैं और कैसे वो अपने विलेज को, खुद को और अपनी फैमिली को उससे बचाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर। गाइस, बात है 27 अक्टूबर 1999 की, जब प्रशांत अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर अर्श्यामा में अपने फ्रेंड के घर गया था अपने एक दिन की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए। दिन काफ़ी अच्छा था और चमकीला था और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तभी शाम को खबर आती है कि वे ऑफ बंगाल में एक तूफान आया हुआ है, बहुत तेज तूफान। और कुछ समय हुआ ही था इस बात को पता चले कि अर्श्यामा में जो हवाएं थी वो थी 350 किलोमीटर पर हार्स की तेजी से चलने लगी। अब ये सब देखकर जो प्रशांत थे वो काफी शॉक थे और कुछ ही टाइम में अर्श्यामा में भी पानी कंधों तक आ जाता है। प्रशांत के फ्रेंड का घर तो सेफ था क्योंकि वो बहुत ही हार्ड सीमेंट एंड सरिया लग के बना हुआ था, बहुत ही मजबूती से, और वो लोग सेकंड फ्लोर पर चले गए थे। बट जो आसपास के लोग थे वो सब डूब चुके थे क्योंकि पानी कंधों से ऊपर था और बढ़े ही जा रहा था। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था, पानी की जो लिमिट थी वो बढ़ती जा रही थी। बट अफसोस सारे लोग इतने खुश नसीब नहीं थे। जब प्रशांत ने अपने दोस्त की छत से चारों तरफ देखा तो सारे लोगों के घर टूट चुके थे, सब लोग बाहर निकले हुए थे और जो पेड़ थे, बड़े बड़े पुराने पेड़ थे, वो उखड़कर पानी में तैर रहे थे। लोगों के घर भी पानी में तैरने लगे थे और ये सब देखकर प्रशांत बस देखता ही रह जाता है। और इस सब में सबसे बड़ी बात थी कि जानवरों और इंसानों की बॉडी पानी में तैर रही थी। चारों तरफ बॉडी ही बॉडी दिखाई दे रही थी, मतलब काफी लोग मारे जा चुके थे। और इस सब के बीच ही प्रशांत और प्रशांत के दोस्त को और ऊपर चढ़ना पड़ जाता है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। और ये सब कुछ बस कुछ पलों के लिए नहीं था, ये सब कुछ 36 घंटे चला। और इस लंबे समय में खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं था क्योंकि प्रशांत के दोस्त का घर काफी मजबूत था तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, बट वो लोग भी छत पर थे और खाने का सारा सामान नीचे डूब चुका था। और प्रशांत के दोस्त की फैमिली उस छत पर जो कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे, उन कोकोनट से ग्रीन कोकोनट तोड़कर उन्हीं से अपना काम चला रहे थे क्योंकि 36 घंटे मतलब एक दिन, 2 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। अब इतने लंबे समय भूखे रहना आसान नहीं था। अब प्रशांत सोच ही रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि इस मुश्किल से दूर जाया जा सके, क्योंकि 36 घंटे हो चुके थे और प्रशांत बहुत ज्यादा बेताब थे अपने घर जाने के लिए। अब वो 12 घंटे और इंतजार करते हैं कि शायद कुछ माहौल ठंडा हो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने गांव, यहाँ से जो कि 18 किलोमीटर दूर था, वहां जाएंगे। बेशक प्रशांत का ये फैसला काफी मुश्किल था क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था और पानी का लेवल कम नहीं हो रहा था, हवाएं तेज थीं और पानी का प्रेशर भी तेज था। ये फैसला उनके लिए उनकी मौत के बराबर था। फिर भी वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे क्योंकि ऐसे ही एक साइक्लोन में उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था आज से 7 साल पहले। बट अब वो नहीं चाहते थे किसी को भी खोना, अपने किसी भी फैमिली मेंबर को वो इस तूफान में खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो फटाफट से निकलते हैं अपने घर की ओर। अब रास्ते में उन्हें अपने गांव के 2 और लोग मिल जाते हैं और वो तीनों लोग साथ मिलकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें पानी में डेड बॉडीज हटानी पड़ रही थी, एनिमल्स की डेड बॉडीज हटानी पड़ रही थी और पेड़ भी हटाने पड़ रहे थे, जिस वजह से इस सबको हटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों में डंडा ले रखा था और उसी से उन बॉडीज को हटाते हुए वो आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। और फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं। 18 किलोमीटर पैदल चलकर वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो तीनों अपने गांव पहुंचते हैं, देखते हैं पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। और जैसे ही प्रशांत अपने घर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि एक पेड़ के नीचे उनका पूरा घर दब चुका है। पूरा गांव टूट फूट चुका था, पूरे गांव में पानी था, बहुत बुरी हालत थी। और जैसे ही प्रशांत अपने टूटे हुए घर को या फिर पेड़ के नीचे दबे हुए घर को देखते हैं, वो घबरा जाते हैं
क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। वहां पर जितने भी लोग थे वो डेड बॉडीज में चेंज हो चुके थे, या फिर कह सकते हैं कि उस गांव में जितने भी लोग दिखाई दे रहे थे बस उनकी डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। और ये सब कुछ देखकर भी प्रशांत हिम्मत नहीं हारता और वो चल देता है रेड क्रॉस शेल्टर की ओर। अब ये रेड क्रॉस शेल्टर क्या होता है आखिर? तो गाइस, गवर्नमेंट और एनजीओज के द्वारा एक ऐसी बिल्डिंग जो काफ़ी मजबूत होती है, जिसको कंक्रीट और सरिया सीमेंट से मिलाकर बनाया जाता है, जिसको गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों मिलकर बनाते हैं और इसी टाइम के लिए बनाते हैं जब हम किसी मुसीबत में आते हैं तो वहां पर जाकर खुद को सेफ रख सकें। वहां पर एक बड़े अमाउंट में ह्यूमंस को कलेक्ट किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं बड़े अमाउंट में लोग वहां जाकर रह सकते हैं और वो बड़े बड़े सुनामीज, तूफान, इन सब से लड़ सकता है। और वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि बड़ी बड़ी सुनामियों को झेल जाता है। जैसे ही प्रशांत रेड क्रॉस सेंटर पहुंच जाते हैं वैसे ही उनको अपनी नानी दिखाई देती हैं और वो अपने फैमिली के इस मेंबर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही टाइम में प्रशांत देखते हैं कि उनके चारों तरफ उनकी पूरी फैमिली, पड़ोस सब खड़े हैं। उनकी चाची, भाभी, उनकी आंटी, उनकी सिस्टर, सारे लोग सेफ थे और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी फैमिली में से कोई भी मेंबर इस साइक्लोन की चपेट में नहीं आया था। सारे के सारे लोग सेफ थे और उनको पता चलता है कि उनके गांव के 85 लोग मारे जा चुके हैं। इस बात से वो काफी परेशान थे और 4 दिन हो चुके थे उस सुनामी को आए, बट पानी का लेवल नीचे नहीं जा रहा था, ना ही कोई चेंजेस थे। उनको एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो हेलीकॉप्टर उन सारे लोगों के लिए कुछ पार्सल्स देता है, जिसमें कुछ खाने की चीजें थी और उनकी जरूरत की चीजें। पर वो चीजें इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं थी कि वहां पर प्रेजेंट सारे लोगों की भूख मिटा सकें या फिर उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। बट जो कुछ भी थोड़ा बहुत उस हेलीकॉप्टर से मिला था, पार्सल मिले थे, उससे वहां के लोग फाइनली 4 डेज बाद कुछ खाते हैं और उनके पेट को थोड़ी सी तसल्ली होती है। उनको लगता है कि वो फिर से पार्सल देने आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो फिर से वापस नहीं आता और वो लोग वेट करते रहते हैं। प्रशांत डिसाइड करते हैं कि वो अपने ही जैसे यंग जनरेशन को कलेक्ट करेंगे और वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनके पास चावल का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया जाए। अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें कुछ राइस मिल जाते हैं, मतलब क्योंकि वो राइस खराब हो चुके थे, बट उन्हें रिक्वेस्ट करने पर वो मिल जाते हैं। और फाइनली अब प्रशांत और प्रशांत के साथ में जितना भी यूथ था उनकी ही एज का, वो उस राइस को बड़ी मुश्किल से सेलेटर तक लेकर आता है, मतलब उस बिल्डिंग तक लेकर आता है और वहीं पर पड़ी हुई गीली लकड़ियों से उसको पकाता है, मतलब कुछ अमाउंट में उनको पकाया जाता है। अब उस राइस को खाते टाइम किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो राइस सड़ा हुआ है या फिर खराब है या खराब हो चुका है। सारे लोग उस राइस को खा रहे थे और अपने पेट भरने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 2 दिन में वो राइस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे। 2 दिन में वो सारे राइस खत्म हो जाते हैं और उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, हेलीकॉप्टर से आए हुए पार्सल, जो कि आ भी नहीं रहे थे और आ रहे थे बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आ रहे थे। अब वही उनके पेट भरने का एक जरिया बचा हुआ था, क्योंकि वहां पर 2500 लोग प्रेजेंट थे। अब इस तादाद में लोगों का पेट भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब प्रशांत एक आइडिया निकालते हैं कि तुम सारे जितने भी बच्चे हैं वो बाहर जाकर लेट जाओ और खाली बर्तन अपने पेट के ऊपर रख दो, जिससे जो हेलीकॉप्टर चलाने वाला इंसान है उसको पता चल जाएगा, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर खाने की कमी है और ये मैसेज वो वहां तक पहुंचा देगा। फाइनली ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। अब हेलीकॉप्टर्स फटाफट खाना सप्लाई करना शुरू करते हैं, फिर भी केवल खाना उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत से लोगों को वहां पर चोटें आई थी, बहुत से बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खो दिया था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी और आज 6 दिन हो चुके थे और वह सुनामी आज भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। पानी का लेवल वही था और वही दिक्कतें थी। 6 दिन से पानी वैसे ही भरा हुआ था। अब उन लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए? हेलीकॉप्टर से इतना खाना तो पहुंचाया नहीं जा सकता और खाने के साथ साथ दवाइयों की जरूरत थी और इमोशनल भी लोग परेशान थे और उन लोगों के फेस पर दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग काफी परेशान थे और उनका फेस उनके दुख को जाहिर कर रहा था।
अब प्रशांत कहते हैं कि हम केवल और केवल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि यहाँ जितनी भी औरतें और बच्चे हैं वो यहीं पर रहेंगे, इस बिल्डिंग में ही। मतलब 2500 लोगों में से जितनी भी औरतें थीं और जितने भी बच्चे थे वो वहीं रहेंगे, और जितना भी मैन वाला पोर्शन था, ठीक है, ओल्ड एज को छोड़कर जितने भी यंग जनरेशन के मैन थे वो सारे लोग जाएंगे और वुमेन और छोटे बच्चों को खाना ढूंढ कर लेकर आएंगे। खाना कलेक्ट करना किसका काम था? मैन का। और वो सारे लोग निकल जाते हैं, जितने भी वुमेन हैं और चाइल्ड हैं उनके लिए खाना ढूंढने, और औरतें बच्चों को संभालना शुरू कर देती हैं, सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे जिंदगी उसी लाइन पे आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो प्रशांत उस जगह पर जितनी भी औरतें थी उनसे कहता है कि आप इस एनजीओ में फूड फॉर वर्क के लिए काम करो, मतलब आप खाने के लिए काम करो, जितना भी काम करोगी उसके बदले में आपको खाना दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो फूड फॉर वर्क, मतलब काम करेंगे तो आपको खाने के लिए देंगे। अब एनजीओ का मतलब होता है नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट प्ले भी कराते हैं एंड खाना भी देते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल भी करते हैं, साथ ही साथ औरतों की भी देखभाल करते हैं। और ये उन लोगों को खाना देते हैं जो शेल्टर्स के पास साफ सफाई का काम करते हैं, यहाँ या वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनको ये फूड देते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद साइक्लोन जा चुका था और फाइनली गवर्नमेंट का डिसीजन आता है कि वो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन खोलेगी और जो विडोज़ हैं उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम करेगी। तो इस पर प्रशांत एक ऑब्जेक्शन करते हैं, वो ये कहते हैं नहीं, इन दोनों को ही साथ रहने दो, इससे माँ को बच्चों का प्यार मिल जाएगा और माँ को बच्चे मिल जाएंगे। इन दोनों चीज़ों से क्या होगा कि वो दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। गाइस, फाइनली प्रशांत बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने गम को भूलकर दूसरों के गम में शामिल होते हैं तो आपको अपना गम ध्यान ही नहीं रहता, और उस गम को दूर करने की जो कोशिश होती है वो काफी अच्छी रहती है और आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। तो फाइनली गाइज यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और इस चैप्टर में एक तूफान के बारे में डिस्कस किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ।